Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Muhammad Ali Rana from Ghulamane Abbas School. In this video lecture, we are going to start our new chapter, that is chapter number 10, Simple Harmonic Motion and Waves. इस चैप्टर का फर्स्ट SLO इस वीडियो के अंदर हम स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज SLO नंबर 10.1.1. इसमें हमें कुछ बेसिक टर्म्स डिस्क्राइब करनी है कि व्हाट इज मेंट बाय पीरियोडिक मोशन एंड ऑस्किलेटरी मोशन एंड व्हाट आर द टर्म्स टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड. लास्ट क्लास में जैसे हमने टाइप्स ऑफ मोशन पढ़े थे, जिसमें ट्रांसलेटरी मोशन, लीनियर मोशन, सर्कुलर मोशन, वाइब्रेटरी मोशन, इसके और ये तमाम मोशन जो है वो हमने पढ़े थे. इसी तरह से हमारे पास एक जर्नल टाइप ऑफ मोशन है, पीरियोडिक मोशन. ऐसा मोशन जिसमें बॉडी अपने मोशन को रिपीट कर रही हो एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद, तो ऐसे मोशन को हम पीरियोडिक मोशन कहते हैं. फॉर एग्जांपल, जो फैन है, फैन सर्कुलर मोशन में मूव करता है और एक सर्कुलर पाथ कंप्लीट करने के बाद फैन जो है वो उसी मोशन को दोबारा रिपीट कर रहा है. तो फैन का जो मोशन है वो एक तरह से रिपीटेड मोशन है. एक फिक्स टाइम के बाद फैन अपने मोशन को रिपीट कर रहा होता है. इसी तरह से अगर हम अर्थ का मोशन देखें तो अर्थ रोटेट कर रही है अपने एक्सिस पे, और एक रोटेशन कंप्लीट करने के बाद अर्थ उसी रोटेशन को या उसी मोशन को दोबारा से रिपीट कर रही है. इसी तरह से जो पेंडुलम का मोशन है, पेंडुलम भी जो है वो एक वाइब्रेशन कंप्लीट करने के बाद या एक चक्कर या एक ट्रिप कंप्लीट करने के बाद अपने मोशन को दोबारा रिपीट करता है. तो वो तमाम टाइप्स ऑफ मोशन जिसमें बॉडी अपने मोशन को रिपीट कर रही हो एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद, तो ऐसे मोशन को हम पीरियोडिक मोशन कहते हैं. तो पीरियोडिक मोशन में हमें ये बात याद रखनी है कि मोशन कैसा होगा, रिपीटेड मोशन. जैसे मैंने अभी एग्जांपल दी अर्थ की. फॉर एग्जांपल, ये अर्थ का पाथ है और अर्थ जो है वो इस पाथ के ऊपर जो है वो एक ट्रिप या एक जर्नी कंप्लीट कर लेती है. इस एक जर्नी कंप्लीट करने के बाद अर्थ दोबारा इस पाथ को रिपीट करेगी, इस मोशन को रिपीट करेगी. सिमिलरली, जो अभी हमने पेंडुलम की बात की, पेंडुलम को भी जब हम इस एक्सट्रीम पोजीशन से रिलीज करेंगे तो वो मेन पोजीशन की तरफ जाएगा और फिर और आगे मूव करके एक एक्सट्रीम पोजीशन पे जाएगा और दोबारा मूव होके दोबारा डिस्प्लेस होकर वो फर्स्ट पोजीशन पे वापस आ जाएगा. तो ये पेंडुलम की जो है वो एक ट्रिप या एक जर्नी या एक साइकिल कंप्लीट हो गया. तो इस पूरे एक साइकिल को हम क्या कहते हैं, दिस इज नोन एज वन वाइब्रेशन. और फिक्स टाइम होने के बाद, एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद ये मोशन अपने आप को रिपीट करता रहेगा. तो इस तरह के मोशन को हम पीरियोडिक मोशन कहते हैं. तो एक जर्नल टाइप का मोशन है, इसमें इस तरह का भी मोशन शामिल है, इसमें जो है वो पेंडुलम का भी मोशन शामिल है. इसी तरह से बर्ड्स के विंग्स को देखें या मॉस्किटो और बटरफ्लाई के विंग्स को देखें तो वो भी यूँ अप एंड डाउन मूव करते हैं, और इस अप एंड डाउन मूव करने के साथ साथ जो है वो अपने वो एक फिक्स टाइम के अंदर मोशन को रिपीट करते हैं. इसी तरह से अगर हम एक बॉल को ड्रॉप करें तो बॉल ड्रॉप करने के बाद फ्लोर से टकराएगा, टकराने के बाद बाउंस हो जाएगा. इस तरह से मोशन जो है वो कंटिन्यूसली रिपीट होता रहेगा. तो उस बॉल के मोशन को भी हम क्या कहेंगे, इट इज रिपीटेड मोशन या पीरियोडिक मोशन. इसी तरह से अगर हम एक स्प्रिंग के साथ एक मास को अटैच कर देते हैं और इस मास को हम स्ट्रेच कर दें, तो स्ट्रेच करने के बाद जब हम उसको रिलीज करेंगे तो ये यूँ अप एंड डाउन मोशन में जो है वो मूव करेगा, और इसका भी जो मोशन है वो रिपीटेड मोशन है, इसलिए हम उसको पीरियोडिक मोशन कहेंगे. अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ मोशन पे, दैट इज ऑस्किलेटरी मोशन. ऑस्किलेटरी मोशन एक स्पेशल टाइप ऑफ जो है वो पीरियोडिक मोशन है जिसमें बॉडी अपनी मेन पोजीशन के अराउंड टू एंड फ्रो मूव करे. तो ऐसे मोशन को हम जो है वो हम ऑस्किलेटरी मोशन कहते हैं. फॉर एग्जांपल,
पेंडुलम का जो मोशन है, इसी तरह से स्प्रिंग मास सिस्टम का जो मोशन है वो ऑस्किलेटरी मोशन है, जिसमें बॉडी जो है वो अपनी मेन पोजीशन के अराउंड रहते हुए टू एंड फ्रो मूव करती है। इसी तरह से जो डाइवर्स हैं, जब वो डाइव करते हैं इस डाइविंग पैड के ऊपर, जब जंप करते हैं इससे, तो ये जो डाइविंग पैड है वो भी अपनी मेन पोजीशन पे रहते हुए यूँ अप एंड डाउन मूव करता है। इसी तरह से बर्ड्स के विंग्स, मॉस्किटोज या बटरफ्लाइज के जो विंग्स हैं वो भी जो है वो मेन पोजीशन पे रहते हुए अप एंड डाउन या फिर टू एंड फ्रो मूव कर रहे होते हैं, तो उनके विंग्स का भी जो मोशन है वो ऑस्किलेटरी मोशन है। सिमिलरली जो सॉलिड के पार्टिकल्स हैं अपनी मेन पोजीशन पे रहते हुए टू एंड फ्रो मूव करते हैं, तो जो सॉलिड के पार्टिकल्स का मोशन है वो भी एक ऑस्किलेटरी मोशन है। तो जिस तरह हमने रिपीटेड मोशन के लिए या पीरियोडिक मोशन के लिए कहा कि पीरियोडिक मोशन वो मोशन होता है जिसमें बॉडी अपने मोशन को रिपीट करे एक फिक्स टाइम के बाद, इसी तरह से ऑस्किलेटरी मोशन का मतलब होता है ऐसा मोशन जिसमें बॉडी टू एंड फ्रो मोशन में मूव करे अराउंड अ फिक्स्ड पोजीशन, ऐसे मोशन को हम ऑस्किलेटरी मोशन कहते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट टर्म पे आ जाते हैं, दैट इज टाइम पीरियड। कोई भी बॉडी जो कि ऑस्किलेटरी मोशन में हो, तो ऑस्किलेटरी मोशन में बॉडी एक मेन पोजीशन या फिक्स पोजीशन के अराउंड टू एंड फ्रो मूव करती है, तो उस बॉडी को एक साइकिल या एक चक्कर कंप्लीट करने में जितना टाइम लगता है, जितना टाइम रिक्वायर्ड होता है, उस टाइम को हम टाइम पीरियड कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने अपने पेंडुलम को इस पोजीशन से रिलीज कर दिया, जैसे ही हम इसको यहाँ से रिलीज करेंगे तो ये मूव करेगा टुवर्ड्स द मेन पोजीशन, यहाँ तक आएगा और यहाँ से वापस अपनी प्रीवियस वाली पोजीशन तक आ जाएगा। तो इस पेंडुलम को यहाँ से जाने में और वहाँ से वापस आने में जितना टाइम रिक्वायर्ड होता है, उस टाइम को हम क्या कहेंगे, इट इज टाइम पीरियड। तो जनरली अगर हम बात करें व्हाट इज टाइम पीरियड, तो किसी भी वाइब्रेटिंग बॉडी को, चाहे वो स्प्रिंग मास सिस्टम हो, चाहे वो पेंडुलम हो, या चाहे वो बर्ड्स के विंग्स हो या डाइविंग पैड, कोई भी वाइब्रेटिंग बॉडी है, उस वाइब्रेटिंग बॉडी को जो एक साइकिल, एक चक्कर या एक वाइब्रेशन कंप्लीट करने में जो टाइम रिक्वायर्ड होता है, उस टाइम को हम टाइम पीरियड कहते हैं। इसी तरह से जो स्प्रिंग मास सिस्टम है, मैंने उसको इस पोजीशन तक स्ट्रेच कर दिया, जैसे ही मैं यहाँ पे लाके स्ट्रेच करके रिलीज करूँगा, ये जो स्प्रिंग मास सिस्टम है ये मेन पोजीशन की तरफ मूव करेगा, ऊपर जाएगा और फिर वापस अपनी प्रीवियस वाली पोजीशन पे आ जाएगा। तो इस कंप्लीट एक जर्नी में या एक साइकिल में जितना टाइम लगेगा इस स्प्रिंग मास सिस्टम को, उस टाइम को हम क्या कहेंगे, टाइम पीरियड ऑफ दिस स्प्रिंग मास सिस्टम। तो टाइम पीरियड में हमें बात याद रखनी है कि व्हाट इज टाइम पीरियड, कि किसी भी वाइब्रेटिंग बॉडी को वन साइकिल या एक साइकिल, एक वाइब्रेशन कंप्लीट करने में जितना टाइम रिक्वायर्ड होता है, उस टाइम को हम टाइम पीरियड कहते हैं। नेक्स्ट हम आ जाते हैं एक और टर्म के ऊपर, दैट इज फ्रीक्वेंसी। जब भी हम एक वाइब्रेटिंग बॉडी की बात करते हैं तो फ्रीक्वेंसी भी जो है वो उस वाइब्रेटिंग बॉडी के मोशन को अंडरस्टैंड करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। तो फ्रीक्वेंसी को हम किस तरह से डिफाइन करते हैं, फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर यूनिट टाइम। कोई भी बॉडी अगर वाइब्रेट कर रही है तो वो एक सेकेंड के अंदर, एक यूनिट टाइम के अंदर कितनी वाइब्रेशन प्रोसेस कर रही है, उसको हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। फॉर एग्जांपल, मेरे पास एक वाइब्रेटिंग बॉडी है, वो इस तरह से वाइब्रेट कर रही है, और एक दूसरी वाइब्रेटिंग बॉडी है जो कि इस तरह से वाइब्रेट कर रही है। तो अगर हम इन दोनों वाइब्रेशन को कंपेयर करें, किस तरह से वाइब्रेट कर रही है और दूसरी वाइब्रेटिंग बॉडी इस तरह से वाइब्रेट कर रही है, तो इन दोनों को कंपेयर करें तो ये फर्स्ट वाइब्रेटिंग बॉडी एक यूनिट टाइम के अंदर कम वाइब्रेशन प्रोसेस कर रही है, जबकि जो दूसरी वाइब्रेटिंग बॉडी है वो ज़्यादा वाइब्रेशन प्रोसेस कर रही है। तो जितनी ज़्यादा नंबर ऑफ वाइब्रेशंस होंगी एक यूनिट टाइम में, हम कहेंगे कि उस वाइब्रेटिंग बॉडी की जो फ्रीक्वेंसी है वो उतनी ज़्यादा है।
तो फ्रीक्वेंसी को हम डिफाइन किस तरह से करते हैं? इट इज द नंबर ऑफ वाइब्रेशंस और नंबर ऑफ साइकिल्स और नंबर ऑफ ऑस्किलेशंस इन अ यूनिट टाइम इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। अगर हम इसी फ्रीक्वेंसी को ग्राफिकली देखें कि ग्राफिकली किस तरह से डिफाइन होती है, तो फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक वेव फॉर्म बनी हुई है और ये मेरे पास आ गई एक दूसरी वेव। यहाँ पे अगर हम वेव्स को काउंट करें या कंपेयर करें तो यहाँ मेरे पास यहाँ से एक वेव स्टार्ट हो रही है और एंड हो रही है यहाँ पर, तो ये एक कंप्लीट वेव या एक कंप्लीट वाइब्रेशन हो गई। इसी तरह से सेकेंड वेव जो है वो यहाँ पर एंड हो रही है। तो इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में मेरे पास दो वेव्स फॉर्म हो रही हैं, जबकि अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ से फर्स्ट वेव स्टार्ट हो रही है और ये एक वेव कंप्लीट हो गई। इसी तरह से ये सेकेंड वेव और यहाँ पर थर्ड वेव। तो यहाँ यूनिट टाइम के अंदर दो वेव्स फॉर्म हो रही हैं और यहाँ एक यूनिट टाइम के अंदर थ्री वेव्स फॉर्म हो रही हैं। तो अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें तो इन दोनों के कंपैरेटिवली जो सेकेंड टाइप ऑफ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एक वेव की, उसमें नंबर ऑफ वेव ज़्यादा है, इसलिए हम कहेंगे कि इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वेव की वो भी ज़्यादा है। इसी तरह से एक और वेव फॉर्म करते हैं। इस वेव को अगर हम कंपेयर करें बाकी दो वेव्स के साथ तो यहाँ नंबर ऑफ वेव ज़्यादा है। जितनी ज़्यादा नंबर ऑफ वेव्स होंगे उस बॉडी की जो फ्रीक्वेंसी है, उस वाइब्रेटिंग बॉडी की जो फ्रीक्वेंसी है वो उतनी ज़्यादा होगी। तो फ्रीक्वेंसी के लिए हमने डिफाइन कर दिया नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट टाइम, और साथ साथ इसका अगर हम एसआई यूनिट डिस्क्राइब करें तो इट्स एसआई यूनिट इज हर्ट्ज, जिसको हम सिंबॉलिकली इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। द एसआई यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज हर्ट्ज। अब हम आ जाते हैं अपने लास्ट टर्म की तरफ, दैट इज एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड का मतलब होता है किसी भी वाइब्रेटिंग बॉडी की जो डिस्प्लेसमेंट है फ्रॉम द मेन पोजीशन इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। कि कोई भी वाइब्रेटिंग बॉडी हो जो उसकी डिस्प्लेसमेंट होगी फ्रॉम मेन पोजीशन, उसको हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक पेंडुलम था, मैंने उसको जो है वो जब फ्रीली छोड़ दिया तो वो अपनी मेन पोजीशन पर एग्जिस्ट कर रहा था। दिस इज मेन पोजीशन। जब मैंने उसको डिस्प्लेस करके इस पॉइंट तक ले आया तो दिस पॉइंट इज कॉल्ड एक्सट्रीम पोजीशन। तो इस मेन पोजीशन और एक्सट्रीम पोजीशन के दरमियान ये जो डिस्टेंस है पूरा, इस डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं? दिस इज एम्पलीट्यूड। अगर मैं इस बॉडी को, पेंडुलम को इस एंड की तरफ डिस्प्लेस कर देता, सो दिस डिस्टेंस फ्रॉम मेन टू एक्सट्रीम इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। इसी तरह से ये मेरे पास एक स्प्रिंग मास सिस्टम था, मैं इसको मेन पोजीशन से स्ट्रेच कर इस पॉइंट तक या इस लाइन तक ले आया। तो स्ट्रेच करने के बाद ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस है, ये पूरा डिस्टेंस क्या कहलाएगा? एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस बिटवीन और डिस्प्लेसमेंट बिटवीन मेन पोजीशन टू द एक्सट्रीम पोजीशन। इस डिस्टेंस को या इस डिस्प्लेसमेंट को हम क्या कहते हैं? दिस इज एम्पलीट्यूड। ग्राफिकली अगर हम देखें एम्पलीट्यूड को, जिस तरह हमने फ्रीक्वेंसी को वेव्स की फॉर्म में देखा कि यहाँ वेव्स की फॉर्म में हम किस तरह से फ्रीक्वेंसी को डिस्क्राइब करते हैं, इसी तरह से फॉर एग्जांपल हमारे पास एक वेव फॉर्म बनी हुई है। तो इस वेव फॉर्म के अंदर ये जो पोजीशन है कहलाती है मेन पोजीशन। ये जो मैक्सिमम हाइट्स हैं दोनों, तो ये वाली तीनों हाइट्स कहलाती हैं एक्सट्रीम पोजीशंस, और ये सारी भी मैक्सिमम पोजीशंस कहलाती हैं एक्सट्रीम पोजीशंस। तो मेन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक ये जो डिस्टेंस है, ये तमाम डिस्टेंस कहलाते हैं एम्पलीट्यूड। ये भी वो वाइब्रेटिंग बॉडी का एम्पलीट्यूड है, ये भी वाइब्रेटिंग बॉडी का एम्पलीट्यूड है, ये सारे जो है वो वाइब्रेटिंग बॉडी के एम्पलीट्यूड है। इसी तरह से एक और डायग्राम में देख लेते हैं।
ये मेरे पास एक वेव फॉर्म बनी हुई है, तो ये मीन से लेकर एक्सट्रीम तक का जो डिस्टेंस है इसको हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। अगर हम इन दोनों वेव्स को कंपेयर करें तो इन दोनों वेव्स के अंदर फर्स्ट वेव का जो एम्पलीट्यूड है वो कम है और सेकेंड वेव के अंदर जो या सेकेंड डायग्राम के अंदर जो वेव का एम्पलीट्यूड है वो ज़्यादा है। इसी तरह से एक और वेव फॉर्म मैंने यहाँ ड्रॉ की है। यहाँ अगर हम एम्पलीट्यूड को कंपेयर करें बाकी दोनों वेव्स के साथ तो इस वाइब्रेटिंग बॉडी का जो एम्पलीट्यूड है वो टाइम के साथ साथ कम होता जा रहा है। तो ये था हमारा आज का चैप्टर का फर्स्ट SLO, जिसमें हमने कुछ टाइप्स ऑफ मोशन डिस्क्राइब किए और वेव्स को स्टडी करने के लिए जो कुछ बेसिक टर्म्स होती हैं लाइक फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड एंड टाइम पीरियड वो डिस्क्राइब किए। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर एक और SLO के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अंटिल वी मीट अगेन, दिस इज मोहम्मद अली राना साइनिंग आउट। अल्लाह हाफिज़।